मिनट के अंदर हमने ये पूरी कार्रवाई होती हुई देखी है और इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ चुका है। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल रोहित देव डिफेंस एक्सपर्ट हैं और मेरे साथ कोटक एएमसी के एमडी सीईओ नीलेश शाह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जय हिंद की सेना, मेरे ख्याल से शुरुआत हमें इसी की करनी चाहिए। आज पूरे भारत को गर्व है हमारी सेना के ऊपर और उनकी जवाबी कार्रवाई के ऊपर। रिटायर्ड कर्नल रोहित देव, आपके पास में आऊंगी, लेकिन नीलेशा आपके पास में आना चाहूंगी। कितना गर्व महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे इस पल पर? कविता जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें तो कल भी हमारी सेना पे गर्व था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सिर्फ आज ही गर्व करने की बात नहीं, हमें तो हमारी सेना पे हमेशा से गर्व रहा है। एंड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आज दुनिया के ज्यादातर देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। मार्केट को लगता है कि पाकिस्तान सबक सीखेगा और इन चीजों को अब एस्केलेट नहीं करेगा। कुत्ते की दुम है तो सीधी होने में समय लगेगा, बट उम्मीद है कि सीधी हो जाएगी और इसीलिए मार्केट का रिएक्शन रीजनेबली मॉडरेट है। बिल्कुल, बाजार ने काफी मैच्योर्डली मेरे ख्याल से इस बात को भी लिया है। और देखिए, यहाँ पर तलवार बाजार के लिहाज से लटक ही रही थी, हमें बस इंतजार था उस कार्रवाई का। नीलेश सर, मैं जानती हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आप कहीं बाहर भी हैं, उस वक्त दफ्तर में भी नहीं है। गुजारिश है कि और 5 मिनट हमें दीजिएगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल साहब से भी हमें बातचीत करनी है। सर, बात हो रही है जवाबी कार्रवाई की, प्रिसिशन की, और जिस तरह से हमने टारगेटेड यहां पर अटैक किया है उसकी वाहवाही पूरी दुनिया में की जा रही है भारत की। आप बताइए हमें कि ये प्रिसिशन और इतना टारगेट अटैक जो किया गया है आतंकी ठिकानों पर, ये किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है? हालांकि सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन कितना प्लान्ड अटैक है जिसका हम सबको इंतजार था? जय हिंद। मेरे ख्याल से ये जो प्रिलिमिनरी एक प्रीएम्प्टिव अटैक किया है हमने दूर दराज इलाकों में, पाकिस्तानी ना केवल जो हमारा इलाका है पीओके का, बट पाकिस्तान का इलाका जो हमने स्ट्राइक किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड खास तौर पे सियालकोट, चकमरू, आपका जो इलाका मुरीद के तक जाता है, वो कॉन्क्लेव बनता है जहां से उनकी एक स्ट्राइक को हमेशा लॉन्च करती थी 71 तक प्रीएम्प्टिव के, फिर वर्ल्ड ओपिनियन ला के वॉर को खत्म करवाने के लिए। एंड दूसरा भावलपुर। सो हमने पाकिस्तान को 2 सबक दिए हैं कि आपकी पूरी तैयारी हमने करवाई, हमने तेल का 1 आउंस खर्च नहीं किया 12 दिन में, और आपको पूरे सेना को तैनात करवाने के बाद भी हमने घुस के और बिना घुसे एक्चुअली आपके जो टारगेट्स हैं, टेरर कैंप्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया। वर्ल्ड के लिए मैसेजिंग बड़ा क्लियर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद उन्होंने खुद ही बोला कि हमारी जो सरकार है अभी वो काफी प्रोएक्टिवली एंगेज करेगी एंटी टेरर। तैमूर जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया में लाए गए हैं, 18 दिन से वो बैठे हैं एनआईए में। काफी इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट हो चुकी है। तो ये जो स्ट्राइक किया गया है, वर्ल्ड को बोलने के लिए बड़ा क्लियर है कि ये एंटी टेरर ऑपरेशंस है। पाकिस्तान को एक और चीज बोलने के लिए था ये कि अगर आप कुछ भी मिलिट्री कार्रवाई की सोच रहे हैं, तो अभी तो हमने जहां पर आपकी मिलिट्री और टेररिस्ट साथ बैठे हैं, मुरीदके में, भावलपुर में, इन जगहों पर हमने स्ट्राइक किया है। इसी से 5-7 किलोमीटर बाएं करेंगे तो आपके सारे इंस्टॉलेशन हमारे रेंज के अंदर हैं, बिना अंदर घुसे। बिल्कुल, तो ये एक प्रॉपर क्लियर मैसेजिंग है। बहुत अहम बात आपने कही। कर्नल रोहित, मैं आपके पास आऊंगा और जरा मैं पाकिस्तान की आर्मी को भी इस वक्त समझना चाहूंगा और एक सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नीलेश सर के पास इस वक्त जाना बहुत आवश्यक है। नीलेश सर, प्रशांत बात कर रहा हूं। इस पूरे बाजार में या इस तरह की स्थितियां बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं उनके लिए नई है। उनका डरना, घबराना या किसी तरह से किसी कंफ्यूजन में होना स्वाभाविक है। मार्केट पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या राय होगी, क्या अहम अप्रोच के साथ आगे बढ़े वो? प्रशांत भाई, हमने भी वॉर नहीं देखी है। 1971 में तो हम बहुत छोटे बच्चे थे और कारगिल की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट थी। हमारा जो अनुभव है वो कारगिल के दरमियान बना हुआ है। उस समय मार्च 99 से लेके मई 99 तक मार्केट गिर रहा था, तकरीबन 15% करेक्शन आया था। बट वॉर 3 मई को चालू हुई, उससे पहले ही मार्केट ने तकरीबन 8% रिकवरी कर ली थी और थ्रू आउट द कारगिल वॉर मार्केट बढ़ता गया।
एंड बॉटम से मार्केट ने तकरीबन 40% रिकवरी की। सो जब तक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इग्नोर करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को और फ्लोज एंड फंडामेंटल्स पे ध्यान देगा। विश्वास है कि भारतीय सेना हमारी रक्षा करेगा और दुश्मन को सबक भी सिखाएगा। हमारी इकोनॉमी की फंडामेंटल्स काफी अच्छी है। मार्च 25 क्वार्टर के नतीजे अब तक जो आए हैं वो उम्मीद से अच्छे आए हैं। नॉर्मली अच्छे रिजल्ट पहले आते हैं, रिजल्ट बाद में आते हैं, फिर भी अब तक के नतीजे तो उम्मीद से अच्छे हैं। एफपीआई ईटी नाउ स्वदेश पे भी मैंने कहा था कि सुबह का बोला शाम को घर लौट आएगा। ये तो दोपहर को ही लौट आए और खरीदारी करने लगे हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों बाइंग चालू है। नतीजे उम्मीद से अच्छे आए हैं। आईपीओ का नया सप्लाई नहीं है। ये सारी चीजें मिला के मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मार्केट इस वक्त ये प्राइस करके बैठा है कि पाकिस्तान अब और कोई गलती नहीं करेगा, ऐसी घिनौनी हरकतें अब बंद करेगा। उम्मीद करते हैं कि सबक सीखे पाकिस्तान, और साफ तौर पर बार बार आर्मी कह रही है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, किसी तरह के उनकी सेना या बाकी किसी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। नीलेश सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक सवाल के पास साथ रोहित सर आपके पास आऊं उससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ दो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। गौरांग शाह सर और लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन कर्नल रोहित देव सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं खासतौर पे पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त की स्थिति को समझना चाहूंगा। तमाम रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि ये आर्मी डिवाइड हो गई है। ये आर्मी खुद सरकार को लेकर लगातार साजिशें करती रही है। खैर, इतिहास है पाकिस्तानी आर्मी का, हमने पहले भी देखा है, और इसके साथ ही कारोबारी गतिविधियों में बहुत ज्यादा लिप्त है वहां की सेना। ऐसे में अब रिटेलिएट करना, जवाब देना, और पाकिस्तानी आर्मी की इस वक्त की स्थिति, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तानी को 3-4 अंदरूनी प्रॉब्लम है, खासतौर पे उनके मिलिट्री को ही। खाली मिलिट्री में, क्योंकि उनकी पावर, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर एक प्रांत से आती है, पंजाब के प्रांत से आती है। टिपिकली जो पंजाबीज हैं पाकिस्तान के, वो कंट्रोल करते हैं इकॉनमी। तो आपने ठीक ही बोला कि वो आधे तो जनरल साहब उनके बिजनेसमैन बन के घूम रहे हैं विदेश में। बट उनके लिए भी दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई हैं। एक, उनके जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर दबदबा अभी इंडियन नेवी का है। अगर वो वॉर को थोड़ा भी एस्केलेट करेंगे तो वो उनकी पूरी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी मार्केट को काफी डिसरप्शन होने वाला है। दूसरा, जो हमने फ्रंट उनका खोला है नॉर्दर्न पार्ट, मुजफ्फराबाद के जो नीचे के जो पार्ट्स में हमने स्ट्राइक किया है, वो एक गतिविधि इसलिए भी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो वहाँ पे अभी चल रहा है उनके साथ जंग, उस जंग में उस तरफ से भी एक फ्रंट और ओपनली खुलेगा। उनकी इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की तीसरी प्रॉब्लम है कि भारत के साथ वो चाहता तो था कि एक छोटा स्कर्मिश हो जाए, उसके बाद वो पूरे विश्व में हल्ला करे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो हो नहीं पाया उससे। तो भारत अंदर घुसा नहीं है। भारत ने सिर्फ स्ट्राइक करके वर्ल्ड को बुलाया, ओनली टेरर कैंप्स हैव बीन अटैक्ड। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो किस तरह से एस्केलेशन बढ़ाए। तो कल रात से और आज सुबह वो जम्मू के एरिया में सिविल प्रांतों में काफी बमबारी कर रहा है, आर्टी शेलिंग कर रहा है। उसका जवाब उसको उसी टोकन में मिलेगा इस बार वो चाहे यूएन बैठाए, चाहे जो मर्जी बैठाए। मैं समझता हूं कि सियालकोट के जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, जहां से उनकी आर्टिलरी गन खुल रही है, उधर पे गोलाबारी होगी। एंड कोलैटरल होगा तो वहां भी हो, क्योंकि हमारे जो देशवासी है वो थोड़ा कोई कैरन बॉर्डर है कि आप हमारे सिविलियंस को मारोगे। तो उस हिसाब से पाकिस्तान में काफी डिवीजन एक और भी बढ़ गया है कि जो ये मुनीर टेररिस्ट ने जो ये एक्शन किया एज अ चीफ, उन्होंने मेरे ख्याल से लोगों की जो है ना मंशा को समझा नहीं। पाकिस्तान में आपने देखा किस तरह से उनके एंकर कुछ रो रहे हैं आजकल टीवी पे, आज रात से ही रो रहे हैं। तो काफी इंटरनल सिचुएशन प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल टू स्ट्राइक। तो वो क्या करेंगे, किसी तरह दिखाएंगे कि किस वॉर को बढ़ाया जाए। जहां तक नीलेश जी ने बोला, उस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। जो आपके वक्ता थे वो ये है कि जब तक ये स्ट्राइक है और जब तक कॉशियस वैली बढ़ता नहीं पाकिस्तान का एक इंटरनल थ्रेट प्रपोज करने को इंडिया को, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे बंदरगाह,
हमारे सारे एयरपोर्ट खुले हैं, हमारे रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन सारी खुली है, हमारे ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं है। आज के दिन में सारी फ्लाइट्स मेरे घर के ऊपर से जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दिल्ली में ना कहीं और। ये श्रीनगर एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है तो वहां पे करना पड़ा है बिकॉज हमने अपनी रिपोजिशनिंग की है, बट बाकी जगह पे इंडिया पे फर्क नहीं पड़ रहा। बट पाकिस्तान को अगर हमने चोक कर दिया सिर्फ 2 दिन के लिए एयर स्पेस में और सी रूट पे, पाकिस्तान 4 दिन में तो वैसे ही लॉजिस्टिकली कैपेबल नहीं है। जहां तक अंदरूनी आर्मी का सवाल है, देयर वॉर वेस्टेज रिजर्व, ये पॉइंट आप रिसर्च कर सकते हैं बाद में अपने टाइम पे। रिसर्च बोलता है इंटरनेट पे 4 दिन, हमारी जो नॉलेज है वो बोलती है 2-2.5 दिन से ऊपर भी उनके पास असला बारूद नहीं है। खास तौर पे कुछ क्रिटिकल एम्यूनेशन उनका एयरफोर्स का और नेवी का उनके पास है ही नहीं, छोटे फ्यूज वगैरह है ही नहीं। तो पाकिस्तान के ऊपर है, दे वांट टू एस्केलेट, दे कैन एस्केलेट। बाकी इंग्लिश बोलना है वो तो बोल रहे हैं चैनल पे जाके कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, बयानबाजी तो कर्नल देव बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मुनीर जी ने जो कहा था यहाँ पर जुगुलर वेन है, उस जुगुलर वेन का जवाब इन आतंकी कैंप्स के, इनके ट्रेनिंग ठिकानों पर हमने बमबारी करके कितना बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो आतंक के आका हैं उनको तो सेफ हाउसेस में डाल दिया गया होगा, ठीक है। अब जो ठिकाने उड़ाए गए हैं, अब तफ्तीश की जाएगी, पाकिस्तानी बताएगा कि कितने लोग मरे हैं। अब उसके अंदर भी बंकर्स होंगे, उन्होंने भी पता नहीं कौन कौन से खुफिया रास्ते वहां भी बनाकर रखे होंगे। सवाल आपसे मेरा ये है कि ये पूरे ऑपरेशन का पहला कदम है जो हमें लेना चाहिए, क्योंकि आतंक के जो आका है वो अभी भी जिंदा है, हमें तो वो चाहिए। हमारा बदला तब पूरा होगा जब वो हमें मिलेंगे। लेकिन ये आहट कितनी बड़ी है ये मैं जानना चाहती हूँ। गौरांग लक्ष्मीकांत आपके पास भी आएंगे, क्षमा कीजिएगा कि कर्नल देव जा रहे हैं तो इसलिए इनसे सवाल लेके पहले इन्हें फारिग करना चाहेंगे। जी कर्नल देव। दो चीजें हैं। एक तो है कि जो आपने बोला कि जो इनका इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, उसमें जो इनके जो दहशतगर्द हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको तो चुन के मारेंगे, अननोन मैन मारे, हम मारे और मारे, वो तो एक सीक्वेंस चल ही रहा है। दूसरा है जो इनकी पाकिस्तानी आर्मी है, इसकी आप नब्ज को समझिए, ये कोई ट्रेंड मिलिट्री आर्मी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल मिलिशिया है जिसमें कि सारे ऊपर वाले अमीर और सेठ बन चुके हैं और नीचे वालों को खाली कैरन फॉडर के तौर पे कश्मीर बोल के 3 दशक से गुमराह करके अपनी आर्मी को भी और अपने सिटीजन को ही आगे चल रहे हैं। इनका जो पूरा कल्ट है ना, ये कल्ट एक्चुअली वो कल्ट इमिनेट करता है 1970-71 में जो किताब लिखी गई थी, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर मलिक है पाकिस्तान के, ज़िया-उल-हक के टाइम में लिखी गई है। इस किताब के ऊपर किस तरह से कुरानिक वर्सेस को मिस इंटरप्रेट करके ये यूज करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन मदरसों में टेररिस्ट बनाने के लिए, फिदाइन बनाने के लिए, और सेम यूज करते हैं अपनी आर्मी को इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी ने बोला ना कि कुत्ते की दुम सीधी इनकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दुम की जो आइडियोलॉजी है वो अलग है। सो यू कैन नॉट चेंज पाकिस्तान कोर आइडियोलॉजी विच इज टू लीड द इस्लामिक कैलिफेट। उनकी ड्रीम रही है, कभी नहीं हो पाएगी। अब तो मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको डिसोन कर दिया है, बट ये अभी भी फंडिंग वंडिंग इनकी आ रही थी, यूएस के तरफ से आ रही थी, किसी नाम पर आ रही थी, यूएस एड आ रहा था, वर्ल्ड बैंक कुछ दे रहा था, ये सबको मिसयूज कर रहे थे। किसी को पता है नहीं पता है, कंप्लिसिट है नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता, बट ऐसी फंडिंग इनकी काफी हो रही थी। तो मिडिल ईस्ट की फंडिंग तो हमने काट दी। सुषमा स्वराज जी के टाइम से लेकर अभी तक इतने देश हैं मिडिल ईस्ट में जो भारत की तरफ आ गए हैं, एंड कटर उटर के जो टाइप के 2-3 देश हैं जो कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं, बट भारत का रुख बड़ा सही और क्लियर है अभी कि आप ये नहीं कर सकते। देयर कैन बी नो फंडिंग ऑफ टेररिस्ट हब कॉल्ड पाकिस्तान। तो आई थिंक इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो ये आइडियोलॉजिकल पैटर्न है पाकिस्तान का, उनके टेररिस्ट में भी है, उनकी आर्मी में भी है, और अपनी आवाम को उन्होंने गुमराह किया है। तो शायद हमें ये अब पूरे प्रहार की तैयारी करनी होगी। शुक्रिया करेंगे कर्नल रोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे।